12th आपका जो सेकंड सत्र अभी होने जा रहा है उसमें समाचार और नाटक और कहानी से आपके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 और 3 नंबर के हो सकते हैं। तो उन प्रश्नों के लिए आपको उत्तर थोड़े से बड़े लिखने होंगे। उसी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको समाचारों के यहाँ पर और कुछ प्रश्न मैं आपको नाटक के बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें समाचारों से संबंधित प्रश्न बताती हूँ। समाचार लेखन से संबंधित जो पहला प्रश्न है इसमें वो है, समाचार की परिभाषा बताते हुए समाचार लेखन के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। देखिए, किसी भी ऐसी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट समाचार है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और अधिक से अधिक लोगों पर उसका प्रभाव भी पड़ता हो। सामान्यतः समाचार 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। विलोम स्तूपी पद्धति है। इस पद्धति में समाचार लिखते हुए उसका चरम जो है वो प्रारंभ में दे दिया जाता है तथा घटना की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। समाचार लिखने की इस पद्धति को उल्टा पिरामिड शैली भी कहा जाता है। सुविधा की दृष्टि से इसके अंतर्गत समाचारों को 3 भागों इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी या कलेवर तथा समापन में विभाजित किया जाता है। और जो दूसरी पद्धति है ये कहलाती है विलोम स्तूपी पद्धति। तो इसमें जो समाचार लिखे जाते हैं उसमें कम महत्वपूर्ण से अधिक महत्वपूर्ण के क्रम में तथ्यों का संकेत किया जाता है। पाठक घटना के बारे में जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह पूरे विवरण को पढ़ने में रुचि नहीं लेता है। इसी में दूसरा प्रश्न है, समाचार लेखन का आशय स्पष्ट कीजिए और बताइए पाठक वर्ग समाचार पत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। समाचार लेखन समाचारों को लिखकर प्रस्तुत करने का तरीका है। यह एक विशेष कला है। समाचार का सीधा संबंध जनमत से होता है, इसलिए इनकी प्रस्तुति का ढंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर समाचार पत्र का एक विशिष्ट पाठक वर्ग होता है। उस समाचार पत्र में उसी पाठक वर्ग की रुचि के समाचार छापे जाते हैं। समाचार पत्र पढ़ने वालों में मध्यम वर्ग के लोग अधिक होते हैं, इसलिए अधिकांश समाचार उन्हीं से संबंधित होते हैं। मध्यम वर्ग के समाचार क्यों अधिक होते हैं और क्यों मध्यम वर्ग समाचार अधिक पढ़ता है? इसके 2 कारण हैं। क्योंकि समाज से अधिक सरोकार उन्हीं को होता है। जो उच्च वर्ग है उसे जरूरत नहीं है, जो निम्न वर्ग है उस पर फुर्सत नहीं है। तो जो हमारा मध्यम वर्ग है, क्योंकि समाज से सबसे अधिक वही जुड़ता है, इसलिए समाचारों से वही सबसे अधिक संबंध रखता है। समाचार लेखन में कैसे और क्यों का स्थान कहाँ होता है और क्यों, स्पष्ट कीजिए। देखिए, याद कीजिए कि ये हमारे जो हैं वो ककार हैं। समाचार लेखन में कैसे का स्थान क्या, कब, कहाँ और कौन के बाद होता है। समाचार के मुखड़े के बाद जहाँ समाचार का विस्तार से वर्णन आता है वहाँ कैसे को स्थान दिया जाता है। क्यों अर्थात घटना घटने के कारणों का विश्लेषण करने के बाद आता है। इस क्रम निर्धारण के पीछे मूल कारण ये है कि पाठकों की रुचि सबसे पहले घटना के तथ्यों की जानकारी में होती है, बाद में वे उसका विस्तार जानना चाहते हैं। समाचार लेखन में मुखड़ा या इंट्रो किसे कहते हैं? इंट्रो लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसी भी समाचार के पहले अनुच्छेद या आरंभिक 2-3 पंक्तियों को उसका मुखड़ा या इंट्रो कहा जाता है। इंट्रो लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे इंट्रो सारगर्भित और संक्षिप्त होना चाहिए। समीक्षकों के अनुसार मुखड़ा या आमुख या इंट्रो 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है तो उसमें रुचि समाप्त हो जाती है। इसमें किंतु, परंतु, लेकिन जैसे शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे इंट्रो व्यवस्थित नहीं रहता। समाचार के लिए निकटता का क्या महत्व है? समाचार के लिए आवश्यक है कि वे अपने पाठकों के जीवन से निकटता से जुड़े। कोई समाचार उसके पाठकों के स्थान, प्रांत, गली, मोहल्ला, संस्थान, परिवार, जाति, धर्म या व्यवसाय के जितने करीब होगा उतना ही उसका महत्व बढ़ जाएगा। जैसे दिल्ली के लोगों की जो रुचि है वो दिल्ली के समाचारों में होती है, दूसरे नगरों से उनका इतना लेना देना नहीं होता, अतः वो अपने आसपास के समाचार ही पढ़ना चाहेंगे और उनके लिए वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समाचार लेखन में महत्वपूर्ण लोगों की क्या भूमिका होती है? लोगों में प्रायः अपने समय के महत्वपूर्ण और प्रमुख लोगों के जीवन के विषय में जानने की रुचि होती है। नेता, अभिनेता, कोई खिलाड़ी आदि से संबंधित
समाचार सभी लोग जानना चाहते हैं। इन लोगों के निजी जीवन, पसंद नापसंद, घर परिवार, विवाह आदि की जानकारी भी रखना लोग पसंद करते हैं और प्रसिद्ध लोगों के निजी निर्णय को भी जानना चाहते हैं। लोगों की रुचि को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया समाचार कभी कभी प्रसिद्ध लोगों के निजी जीवन की सीमाओं को भी लांघ जाता है। मतलब जो बातें पब्लिक नहीं होनी चाहिए वो भी उनकी लाइफ की पब्लिक हो जाती है, जो गलत है। समाचार के लिए नवीनता का क्या महत्व है? समाचार के लिए नया या न्यू होना बहुत आवश्यक है। प्रायः समाचार पत्र के लिए पिछले 24 घंटों में घटी घटना ही समाचार बनती है। इस प्रकार हम 24 घंटों की अवधि को समाचार की डेडलाइन भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी पुरानी घटना के बारे में नई जानकारी सामने आती है तो वो भी समाचार कहलाती है। कुछ घटनाओं के परिणाम आने में बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं, जैसे हमारी जीवन शैली में होने वाला परिवर्तन लंबे समय के बाद होता है। ऐसी जानकारियां भी समाचार बनती हैं। समाचार के तत्व कौन से हैं? देखिए, नवीनता, निकटता, प्रभाव क्षेत्र, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा आदि समाचार के तत्व हैं। समाचार के तत्वों को कम शब्दों में समझाइए। समाचार के तत्वों को कम शब्दों में इस प्रकार समझाया जा सकता है। समाचार के लिए नया होना आवश्यक है। 24 घंटे बाद समाचार पुराना हो जाता है। समाचार में पाठक अपने आसपास की खबर अधिक जानना चाहता है। समाचार बनने के लिए आवश्यक है कि वो समाज के बहुत बड़े वर्ग को आकर्षित करे। लोगों की रुचि युद्ध, संघर्ष, चुनावी हार जीत, खेल के परिणाम आदि में अधिक होती है। इसलिए युद्ध, चुनाव परिणाम, परीक्षा परिणाम आदि को बड़े ध्यान से पढ़ा जाता है। अपने समय के महत्वपूर्ण और जाने माने लोगों के बारे में भी जानकारी लोग रखना चाहते हैं। लोगों की रुचि बिजली के आने जाने, स्कूल के खुलने बंद होने के बारे में भी होती है, तो ऐसी जानकारियां भी समाचार बनती हैं। अनोखी घटनाएं भी समाचार बन जाती हैं। हर समाचार का अपना पाठक वर्ग होता है और उसी की रुचि के अनुसार समाचार छापे भी जाते हैं। मध्यम वर्ग की रुचि समाचारों में सबसे अधिक होती है। समाचार पत्र अपनी संपादकीय नीति के आधार पर ही समाचारों का चयन करते हैं। जो उनकी नीति के अनुकूल होते हैं वही अधिक छापते हैं और बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। समाचार पत्र में अशुद्धियां ना छपे, इसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? देखिए, अखबार में अशुद्धियां ना छपे, इसके लिए अखबारों और पत्रिकाओं के संपादन के लिए पूरी टीम संपादकीय कहलाती है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है कि प्रकाशन के लिए जा रही सामग्री को अच्छी तरह से देखें, जांचें, परखें और गलतियों को हटाकर उसे प्रकाशन के योग्य बनाएं। क्लास 12 आपकी आरोह भाग 2 में एक कविता है, कविता के बहाने, जो ये बताती है कि कविताएं कैसे लिखी जाती हैं। तो आगे के जो कुछ प्रश्न हैं वो इसी पर हैं कि कविताएं कैसे बनती हैं या कविता पे क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, उसी संबंध में पहला प्रश्न, कविता की रचना किस प्रकार की जाती है? इसमें कुछ प्रश्न आपको उस कविता को पढ़ने में सहायता भी कर सकते हैं। तो इसी का पहला प्रश्न है, कविता की रचना किस प्रकार की जाती है? कविता लिखने के लिए भाव, परिवेश आवश्यक होते हैं, क्योंकि कविता के सभी तत्व परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं और कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सब परिवेश के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। कवि की व्यक्तिगत सोच, दृष्टि और समाज का नजरिया कविता की संपदा होता है। काव्य के भेद बताइए। देखिए, काव्य के दो भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वो काव्य है जो अभिनय के माध्यम से देखा और सुना जाता है, जैसे कि नाटक, एकांकी आदि। श्रव्य काव्य वो है जो सिर्फ सुना जाता है और मुख से पढ़ा जाता है। कविता किसे कहते हैं? कविता आमतौर पर पदात्मक, छंदबद्ध होती है, जिसमें चिंतन की अपेक्षा भावों की प्रधानता होती है। इसका उद्देश्य सौंदर्य की अनुभूति द्वारा आनंद की प्राप्ति कराना होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि छंदों और लयात्मक साहित्य की रचना को कविता कहते हैं, जो श्रोता या पाठक के मन में भावनात्मक आनंद की उत्पत्ति करती है। कविता के सौंदर्य को बताइए। कविता के सौंदर्य हो सकते हैं भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य और अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य, यानी कि जो नहीं कहा जाता लेकिन हम महसूस कर लेते हैं। कविता लिखने के लिए किन घटकों का होना आवश्यक है? देखिए, भाषा सबसे जरूरी चीज है। भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। शब्द,
विन्यास भी अच्छा होना चाहिए, यानी सार्थक और अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। काव्य शैली का ज्ञान होना चाहिए। वाक्य गठन की विशिष्ट प्रणाली को शैली कहा जाता है। और कविता लिखते समय काव्य की शैलियों का ज्ञान भी होना चाहिए। कविता लेखन में बिंबों की क्या भूमिका होती है? कविता लिखते समय बाहरी संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। चित्र का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। कविता की रचना करते समय आरंभ में दृश्य और श्रव्य दोनों बिंब की संभावना ढूंढनी चाहिए। बच्चों, आप ये पाठ्यपुस्तक में एक कविता है पतंग, उसमें दृश्य और श्रव्य बिंब बहुत ज्यादा आते हैं। जब उस कविता को आप पढ़ेंगे तो ध्यान कीजिएगा कि ये प्रश्न जो है वो उस कविता के लिए जैसे है। कविता लेखन के लिए किन किन बातों का ज्ञान आवश्यक है? कम शब्दों में अपनी बात कहने की क्षमता होनी चाहिए। कविता लिखने वाले को समय का विशेष ध्यान होना चाहिए। तात्पर्य है कि उस समय होने वाली प्रवृत्तियां, घटनाएं, लोगों के विचार आदि पर उन्हें विचार कर लेना चाहिए। उनका दृष्टिकोण भी नया होना चाहिए। कविता लेखन के लिए नवीन दृष्टिकोण बेहद आवश्यक है। इसके बिना कविता लेखन संभव नहीं है। छंद कविता में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किस प्रकार से? छंद का कविता लेखन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। छंदों का प्रयोग और चित्रण कविता के लिए आवश्यक है। कविता में शब्दों की क्या भूमिका है? किसी भी चीज को लिखने के लिए शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और कविता लेखन में तो शब्दों का और अधिक महत्व हो जाता है। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। शब्द ही भावनाओं और संवेदनाओं को आकार देते हैं, इसलिए शब्दों से सही रूप से जुड़ना कविता की दुनिया से जुड़ना है। कविता के तत्व, भाव, सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। कई बार प्रश्न भी आता है कि कविता की इन पंक्तियों का भाव, सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि का विभिन्न परिस्थितियों में मर्म स्पर्शी चित्रण ही भाव सौंदर्य कहलाता है। भाव सौंदर्य को साहित्य शास्त्रियों ने रस कहा है। प्राचीन आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है और कविता में 9 रस माने जाते हैं। कविता के स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए। कविता के स्वरूप को 2 भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक और बाहरी, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल। बाहरी स्वरूप में 6 तत्व हो सकते हैं: लय, तुक, छंद, शब्द योजना, चित्रात्मक भाषा, अलंकार। और आंतरिक स्वरूप में भी कई तत्व हो सकते हैं, जैसे अनुभूति की तीव्रता, व्यापकता, कल्पनाशीलता, रसात्मकता, भावों का उदात्तीकरण। तो बच्चों, ये हो गए आपके कविता से संबंधित थोड़े से प्रश्न, जो आपको इसलिए आने चाहिए कि आपकी 1-2 कविताएं हैं जिसमें दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब पूछे गए हैं। और जो आपकी कविता है, कविता के बहाने, उसमें तो ये पूछा ही गया है, उसमें तो ये समझाया ही गया है कि कविता किस किस तरह से, किस किस बहाने से लिखी जाती है, या कविता आखिर क्या चीज है। समाचार और कविता 2 तरह के प्रश्न अभी आपने देख लिए थे और अब हम कहानी के प्रश्नोत्तर इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कहानी का नाट्य रूपांतर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें इसके उत्तर में पहला पॉइंट है, कहानी एक जगह स्थित होनी चाहिए। कहानी में संवाद नहीं होते और नाटक संवाद के आधार पर आगे बढ़ता है, इसलिए कहानी में संवाद का समावेश करना जरूरी है। इसी का तीसरा पॉइंट है, कहानी का नाट्य रूपांतर करने से पहले उसका कथानक बनाना जरूरी है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नाटक में हर एक पात्र का विकास कहानी जैसे आगे बढ़ती है वैसे होता है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय पात्र का विवरण करना आवश्यक होता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, एक व्यक्ति कहानी लिख सकता है, परंतु जब नाट्य रूपांतर की बात आती है तो एक टीम या समूह की जरूरत होती है। नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न है वो है, कहानी के तत्व बताइए। तो देखिए, कहानी के जो तत्व की पुष्टि हम करते हैं उसमें आकार की लघुता, संवेदना की एकता, सत्य का आधार या कल्पना, रोचकता, मनोवैज्ञानिकता और सक्रियता, पात्रों की न्यूनता, स्थान, काल और पात्र, जीवन की घटना स्थिति का विशेष मार्मिक चित्रण, यथार्थ या परिस्थिति की सरलता, उद्देश्य की स्पष्टता आदि कहानी की विशेषताएं हैं। इसी के आधार पर कहानी के क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। कथानक या कथा वस्तु, पात्र तथा चरित्र चित्रण, कथोपकथन यानी कि संवाद,
देश काल, वातावरण, भाषा शैली आदि कहानी के तत्व हैं। कहानी लेखन में कथानक के पात्रों का संबंध स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न ये है इसमें। तो देखिए, देश काल, स्थान, परिवेश के बाद कथानक के पात्रों का विचार करना चाहिए। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानी में विकसित भी होता है और अपना स्वरूप भी बदलता है। यानी कि हर पात्र कहानी में विकसित होता है और अपना स्वरूप बदलता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप कहानी की एक महत्वपूर्ण शर्त है। जितना ये स्पष्ट होगा उतनी ही आसानी से पात्रों का चरित्र चित्रण करने, संवाद लिखने में सरलता होगी। कौन से पात्र किस परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया करेगा, ये भी कहानीकार को पता होना चाहिए। नेक्स्ट का प्रश्न, कहानी के दृश्य का संवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसका उत्तर है, दृश्य निर्धारित हो जाने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवाद है या नहीं। यदि पर्याप्त संवाद नहीं है तो उन्हें लिखने का काम किया जाता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नए लिखे संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिखे जाने का 100% औचित्य हो। तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि संवाद छोटे, प्रभावशाली, बोलचाल की भाषा के हों। कहानी में छपे लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है, लेकिन मंच पर बोले गए लंबे संवाद से तारतम्य बनाए रखना कठिन हो जाता है। अगला इसका प्रश्न, कहानी के दृश्यों में परिवेश का विवरण या विवरणात्मक टिप्पणियों को किस तरह संबोधित किया जाता है? देखिए उत्तर इसका, ये देखना आवश्यक है कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियां किस प्रकार की हैं। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके हैं। उदाहरण के लिए, विवरणात्मक टिप्पणी यदि परिवेश के बारे में है तो उसे मंच सज्जा के अंतर्गत लिया जा सकता है या संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। विवरण यदि पात्रों के बारे में हो तो उन्हें संवादों के माध्यम से निर्धारित दृश्यों में उचित स्थान दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि कहानी में महत्वपूर्ण सूत्र नाटक के स्वरूप के अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं। देखिए अब कुछ नाटक से संबंधित प्रश्न। रेडियो नाटक में पात्र संबंधी किन महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है? स्पष्ट कीजिए। रेडियो नाटक में पात्रों संबंधी तमाम जानकारी हमें संवादों के माध्यम से मिलती है। यानी कि जब लोग बातचीत करते हैं तब जो हम उनको सुनते हैं उसी से हम उनके पात्रों का अंदाजा लगाते हैं। उनके नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताएं, ये सभी हमें संवादों द्वारा ही पता चलता है। भाषा पर विशेष ध्यान रखना होता है, वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, शहर का है या गांव का है, क्या वह किसी विशेष प्रांत का है, उसकी उम्र क्या है, वह क्या काम धंधा करता है। इस तरह की तमाम जानकारियां उस चरित्र की भाषा को निर्धारित करेगी। फिर पात्रों का आपसी संबंध भी संवाद की बनावट पर असर डालता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग बात करता है, अपने बॉस से अलग बात करता है और अपने नौकर से अलग ढंग से बात करता है। हर बार उसका रवैया बदल जाता है। वही मित्रों के प्रति बराबरी का और जोर जोर से वो बातें करता है और गर्मजोशी से व्यवहार करता है। ये सब उसके संवादों से ही हमें प्रकट होता है। यानी हम उनको देखते नहीं है, केवल सुनते हैं और सुनने से ही उनकी चारित्रिक विशेषताओं को समझ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, रेडियो नाटक की कहानी चुनते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कहानी ऐसी ना हो जो पूरी तरह से एक्शन यानी हरकत पर आधारित हो, क्योंकि रेडियो पर बहुत ज़्यादा एक्शन सुनना उबाऊ हो जाता है। रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक होनी चाहिए, यानी बहुत लंबे नाटक ना हो। श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रम के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होती। यानी कि कोई व्यक्ति किसी बात को ध्यान से सुने, उसके लिए समय सीमा आवश्यक है। पात्रों की संख्या सीमित हो, श्रोता सिर्फ आवाज़ के सहारे चरित्रों को याद रख पाता है। ऐसी स्थिति में रेडियो नाटक में यदि अधिक चरित्र होंगे तो उनको याद रखने में श्रोताओं को बहुत दिक्कत होगी और उनका मन उससे हट जाएगा और वो ज़्यादा उसमें रुचि भी न रखेंगे। देखिए, रेडियो नाटक का लेखन तथा रंगमंच के लेखन किस प्रकार एक दूसरे से समान है और अलग है।
रेडियो नाटक तथा सिनेमा या रंगमंच माध्यम में रेडियो पूरी तरह श्रव्य माध्यम है, यानी केवल हम सुनते हैं। इसलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा व रंगमंच लेखन से अलग होता है और थोड़ा कठिन भी है। आपको कुछ संवादों और ध्वनि प्रभाव के माध्यम से हर चीज को बताना होता है। यहाँ आपकी सहायता के लिए न मन सज्जा है, न वस्त्र सज्जा, न अभिनेता के चेहरे की भावभंगिमाएं। यानी कि ना तो हम अभिनेता को देखते हैं, ना हम स्टेज को देखते हैं, ना हम उसके वस्त्रों को देखते हैं। हम केवल उसकी आवाज के सहारे ही उस चरित्र को जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। वरना बाकी सब कुछ वैसा ही है। कहानी भी है, कहानी का ढांचा भी है, आरंभ है, मध्य है, अंत है। इसे यूं कह सकते हैं कि परिचय, द्वंद्व, समाधान, बस ये सब होगा आवाज के माध्यम से। यानी कि रेडियो नाटक में आवाज बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। जिस तरह का पात्र है, जिस तरह का चरित्र है, उसी तरह की आवाज एक्टर की होती है, कलाकार की होती है, तो श्रोता अधिक जुड़ जाते हैं। अधिक जुड़ने से मेरा मतलब है वो रिलेट करने लगते हैं चरित्र से अपने आप को। नाटक लेखन की कार्यावस्थाएं किस प्रकार की होती हैं? देखिए, नाटक आरंभ से लेकर अंत तक 5 अवस्थाओं में बढ़ सकता है। सबसे पहले आरंभ है, इसमें किसी भी तरह के नाटक की शुरुआत की जाती है। दूसरा यत्न है, इसमें फल प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के प्रयत्न किए जाते हैं। अगला है प्राप्ति आशा, इसमें फल प्राप्ति की आशा उत्पन्न होती है। अगला है नित्याप्ति, इसमें फल की प्राप्ति की इच्छा निश्चित रूप ले लेती है। और लास्ट है फलागम आरंभ, इसमें फल की प्राप्ति हो जाती है। ये प्रश्न आपको पूरी तरह से याद करने पड़ेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में ये कुछ प्रश्न हो गए जो मैंने कहानी से, कविता से, समाचार के लिए और नाटक से या कहिए रेडियो नाटक से आपको दिए। इसके अतिरिक्त भी मैंने 3 वीडियो नाटक संबंधी डाले हैं और 4 वीडियो कहानी से संबंधित भी डाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद ढूंढ लीजिए कि आपका मैटर कहाँ पर है और उसको बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिए। रिवीजन के 19 वीडियो वहाँ पर पड़े हुए हैं जो मैंने लास्ट ईयर डाले थे, उन्हें भी आप देखिएगा। उसमें और डिटेल में सारा मैटर दिया है, यहाँ पर मैटर थोड़ा शॉर्ट है। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, इसलिए आप इन वीडियो से बहुत लाभ लेंगे और बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, इसी कामनाओं के साथ थैंक यू।